तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 3 को। तो अध्याय 1 और 2 को जरूर देखिए, कुछ न कुछ जरूर बुझा जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर अर्थशास्त्र में हो क्या रहा है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, डरने का जरूरी नहीं है, यहां पढ़ने का जरूरी है। तो देख लो चैप्टर 3 क्या कह रहा है, मुद्रा मुद्रा मुद्रा। मुद्रा माने क्या हुआ, पैसा 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 और साख। तो यहाँ बहुत सारे चीजों को बताया गया है, मुद्रा के बारे में बताया गया है, मनी के बारे में बताया गया है। तो मनी एंड क्रेडिट ये है चैप्टर का नाम। तो चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। मुद्रा, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। तो मुद्रा क्या है, मनी क्या है, पैसा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। तुम बाजार जाते हो और तुमको मैगी खरीदना है, तो तुम क्या दोगे, पैसा, और उधर से क्या देगा, मैगी। तो ये क्या हुआ, यानी पैसा दोगे तभी वो मैगी देगा। अब जरा सोचो, तुम गए बाजार में और तुम दिए कागज का पैसा और उधर से दे दिया सोना, उधर से दे दिया हीरा, तो बुड़बके है ना, वो बुड़बक नहीं है क्या, कि तुम तो कागज का चीज दिए और वो हीरा दे दिया तुमको, हीरा। जैसा हीरा चाहो ऐसा हीरा मिल जाएगा, और तुम बदला में क्या दे रहा है, कागज दे रहा है। वो बुड़बक है क्या, कि तुम बुड़बक है, तुम होशियार है कि वो बुड़बक है, वो बुड़बक है कि तुम होशियार है। अरे यार, कोई ना बुड़बक है ना कोई होशियार है। वो जो तुम कागज का चीज दे रहा है वही क्या है, वही है पैसा, और उसी से हम लोग विनिमय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, मतलब हम लोग देंगे पैसा और वो हम लोगों को देगा सामान। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, अरे करते हो, जाके पैसा दे दो बड़का गाड़ी तुमको दे देगा, तो बोलेगा ये बुड़बक लग रहा है जी, हम तो पैसा दिए गाड़ी दे दिया। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास पैसा है, जो रुपया जिसको कह रहे हो, वह भारत का रुपया, और भारत में ही उसका वैल्यू है। यदि दूसरे देश में जाकर उसको दोगे किसी आदमी को, तो वहां पर उसका वैल्यू नहीं है, उसको फिर तुमको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज कराना। फिर चेंज करा के मान लो विदेश में गए, वहां डॉलर चलता है, तो तुमको डॉलर लेना पड़ेगा, फिर वो तुमको डॉलर से फिर क्या देगा, सामान देगा। तो समझ में आ रहा है क्या, कि यहाँ पर जो मुद्रा है, पैसा है, वह विनिमय का क्या है, एक माध्यम है। तो जो चीज मैंने बताया वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं, एक एक चीज को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर अब एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे, क्या क्या पढ़ाया गया है, उन सारे चीजों को हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो देखो यहाँ पर जो आम जीवन में चीजें होती हैं उसी को पढ़ाया गया है, कोई खास चीज नहीं पढ़ाया गया है, एकदम सिंपल सिंपल बच्चा वाला चीज पढ़ाया गया तुम्हें। तो तुम खुद से यदि इसको पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आता। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है इतना पढ़ने का, तुमको तो खेलने घूमने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से टाइम ही नहीं मिलता है, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन बता दे हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाकर चारे को क्वेश्चन पढ़े और चारे को क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और बस एकदम मार दें तीर और बहुत नंबर ले आए। बस यही पढ़ाई होता है। अरे पढ़ाई में थोड़ा यहाँ थ्योरेटिकल और पूरा पढ़ना पड़ता है, खाली इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहा है जमाना। यहाँ देखो, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। जैसे तुम जानते हो कि जब 500 और 1000 रुपया का नोट बंद हुआ था तो क्या हाल हो गया था, क्या हाल हो गया था, 500 1000 रुपया का नोट बंद हो गया, उसको पॉकेट में लेके घूम रहे हो, कोई कुछ सामान दे ही नहीं रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या कर दिया, बोल दिया कि वो बैन हो गया है, वो नोट नहीं चलेगा। लेकिन अभी वो 500 रुपया का नोट जो नया वाला आया है उसको लेके जाकर फेंक दो, देखो 25 गो लुट जाएगा, उसको लुट जाएगा, उसको क्या करना, लूटने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अभी का जो नया नोट है उसका क्या है, वैल्यू है, और पुराना वाला 500 के नोट ले जाके फेंक दो। यदि एक दो बचा के रखे होगे, तो हालांकि ये अवैध है, तुम नहीं रख सकते थे उसको, तो मान लो एक दो रखे होगे और फेंक दो, कोई नहीं पूछेगा, कोई कुत्ता नहीं पूछेगा उस नोट को। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत सरकार ने उसकी मान्यता क्या कर दी है, रद्द कर दी है। उसको रखना भी क्या है, अवैध है, उस पर भी क्या है, दंड हो जाएगा तुमको। यहां देखो, हम अपने चारों तरफ
आप अपने अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदे की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखें कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। यह मुद्रा से संबंधित बहुत सारे चीजों को हम लोगों को देखेंगे। क्या सिर्फ आज मुद्रा के द्वारा ही हम लोग लेन देन करते हैं? जाग मोबाइल है, ये है, टिपी टिपी मारोगे और उसका पेमेंट हो गया। ए भैया इतनी दिखाइए, अपना नंबरवा दीजिए, ऐसे दिखाओगे और पेटीएम नंबर देगा, जा हो गया, और बोलेगा जाइए आप सामान ले लीजिए। होता है कि नहीं होता है? यानी कि वह भी क्या हो गया, एक विनिमय का साधन हो गया, पेपरलेस हो गया। वहां पर पैसा तुमको देना नहीं है, ऐसे करके पैसा नहीं देना है, बिना पैसा कहीं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी हो जा रहा है। तो आजकल देख रहे हो कि कई तरीके का विनिमय हो रहा है, कई तरीके से विनिमय हो रहा है। तो उनके बारे में जो पहले प्रचलित था, आजकल जो धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है, उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया गया है। तो बस ये तुम जो जानते हो ना, उससे कम ही यहाँ बताया गया है, यह भी ध्यान रख लेना। तुम इससे ज्यादा जानते हो, आजकल तुम लोग ज्यादा तेज बन गए हो, इंटरनेट के जमाना में लेकर इंटरनेट का दीवाना हो गया है। तो वही सारा यहाँ पर बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल सा है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। तो भाई पैसा है, माल है तो ताल है, माल फेंकिए, मुद्रा फेंकिए और देखिए का चीज आपके पास आ सकता है। ठीक है ना? तो मुद्रा के जरिए यानी पैसा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, क्योंकि ये आसान भी है। लोगों के पास पैसा है, इसे दिखाया कि ले भैया 10 रुपया, 2 चाय दे, ले पिया, चुटकी मारा और निकल लिया। तुम लोग 10 रुपया दे कुछ और मांगते हो गया, अभी ये तुम लोग को बिगड़ने का टाइम है। ठीक है? फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण लेते हैं। अरे भैया काहे के लिए उदाहरण दे रहे हो? बच्चा लोग तुमसे ज्यादा जानता है, नहीं जानते हो क्या कि जाओगे जूता लेने और जूता लेने जाओगे और बोलोगे कि हम आपको गेहूं 4 किलो देंगे, तो बोलेगा कि भाई गेहूं हमरा नहीं चाहिए, हमरा पैसा दो। तो ऐसा होगा विनिमय? नहीं हो पाएगा। बोलेगा कि गेहूं हम खाइबे नहीं करते तो गेहूं काहे लेंगे, तो बोलेगा नहीं अब 10 किलो गेहूं लीजिए और ये जूतवा हमको दे दीजिए। देगा कभी? नहीं देगा, आज के जमाना में नहीं देगा। लेकिन पहले यही चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि इसके बदले वो, गांव में अभी भी चलता है, जैसे कि धान के बदले या चावल के बदले बहुत सारा चीज तुमको गांव में मिल जाएगा। जैसे तुमको कुछ सब्जी चाहिए तो सब्जी वाली आई है तो सब्जी देगी, तुम उसको धान दे दो, चावल दे दो। या फिर क्या होता है कि मान लो शकरकंदी बेचने आया है, शकरकंदी जानते हो ना, शकरकंदी स्वीट पोटैटो, तो वो बेचने आएगी सुबह सुबह तो तुमको देगी, तो तुम उसके बदले में उसको क्या कर दो, धान दे दो। इस तरीके से बार्टर सिस्टम गांव में चलता है। यहाँ तुम शहरों में ये नहीं चल रहा, अभी तो एकदम ही नहीं चलेगा। जाओगे और एक बोरी धान लेके झपक झिबिक जाओगे, एक बोरी धान लेके और जाके और जूता का दुकान में पटक दोगे, बोलेगा जूता दिखाओ, जूता दिखाओ, तो जूता दिखाया, 20 को जूता, ये छोट है, ये बड़ है, ये बढ़िया नहीं है, ये टेढ़ है। ऐसे करते करते जूता खरीद लिया। एक आदमी गया जूता खरीद लिया, कम से कम 1 घंटा दुकानदारवा के परेशान किया, तो दुकानदारवा एकदम तबाह हो गया, एकदम टेंशन में आ गया कि कहाँ से ऐसा घुस गया ग्राहक। और क्या हुआ कि जब पैसा देने की बारी आया तो पूरा धान ऐसे जाकर उझेल दिया, बोला कि लीजिए ध्यान रख लीजिए। अब जो दौगा दौगा को उसको मारने लगा, मत पूछो कि एक तो 1 घंटा मेरा बर्बाद किया, ऊपर से हमको धान दे रहा है। तो कहे क्यों नहीं वो रखा धान, क्यों धान वो नहीं रखा? क्योंकि उसको धान नहीं चाहिए था। ये बार्टर सिस्टम क्या आजकल चल रहा है? चल रहा है, गांव में चल रहा है, लेकिन मर्जी से चल रहा है। लेकिन वही क्या करता, उसको इतना परेशान किया जूता लेने के समय, लेकिन उसको जाके पैसा देता तो खुशी खुशी रख लेता। तो ये सारा चीज यहाँ देख सकते हो। तो वहां विनिमय जो था वो धान में करना चाहता था, लेकिन आजकल जो शहरों में विनिमय हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मनी मनी मनी, पैसों में हो रहा है। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता
तो उसे कितना कठिनाई होती। अब देखो, अब जो है सो मान लो कि जूता दुकानदार है, वो बोला कि ठीक है, हम जो है सो धान के बदला में क्या लेंगे, जूता लेंगे। तो कितना मुश्किल हो जाता। अब जैसे कि वो पैसा लेगा तो तुरंत अपना खर से खोलेगा, ओकरा में डाल देगा और उसको बंद कर देगा, ठीक है, अपना ड्रावर में रखेगा पैसा। लेकिन उसको धान यदि लेना पड़ता तो एक बोरा धान लेगा एक जूता के लिए, तो ऐसे लेते लेते सोच लो कितना उसका धान इकट्ठा हो जाएगा। 10 गो जूता बेचेगा तो 10 बोरा, और दिन भर में 100 गो जूता बेच दिया तो 100 बोरा। अब उसको कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कितना कठिनाई है। और धान लेके जाएगा कहाँ, कहाँ बेचेगा, उसका 9 का लकड़ी और 90 खर्च हो जाएगा उसका। यही वाला बात होगा। तो वही वाला बात यहाँ उसको नहीं होगा। कैसे नहीं होना चाहिए, पैसा यदि उसको मिलता तो कोई टेंशन ही नहीं है। पैसा ने इतना मोटा नोट मिलता है, जाके वो भी विनिमय करता उस तरीके से। अब एक चीज और मान लो, अब ओकरा तो धान मिल गया। अब जब उसको धान मिल गया तब वो धान लेके कहाँ जाएगा, धान लेके जाएगा अपना उसके ऊपर जो चमड़ा उद्योग वाला है उसके पास कि लो भैया धान लो और अपना चमड़ा दो, देगा कहियो, नहीं देगा। तो यहाँ देख सकते हो उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता बल्कि गेहूं साथ में जूते भी खरीदना चाहता। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे चीजें खरीदते और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो ऐसा तो होना संभव नहीं है। ये मच्छर को देख लो कहां से आया है। यहाँ देखो ये भी पढ़ना चाहता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। जैसे कि वस्तुओं का जब विनिमय हो रहा है तो जो चीज हमको चाहिए वही सामने से मिल रहा है, और जो चीज सामने वाले को चाहिए वही हम दे रहे हैं, तभी तो विनिमय हो सकता है। नहीं तो विनिमय कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर पैसे से लेन देन करना ज्यादा आसान है। भाई हम आपको पैसा दिए, आप पैसा से दूसरा चीज खरीद लीजिए, ठीक है। अब जरा सोचो कितना भयंकर हो जाता यदि वस्तुओं के साथ विनिमय होता। तो वस्तुओं के साथ विनिमय होता, दिन भर तुम भटक जाते, तुम जो चीज लेना चाहते वो नहीं ले पाते, वस्तु लेके घूमते ही रहते कपार पर और दिन भर भूखे रह जाते, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुमको दूध लेना है और तुम्हारे पास चावल है, तो तुम चावल लेके दूध वाले पास गए हो कि भैया हमको दूध दे दीजिए। तो बोला कि हमको चावल का जरूरी नहीं है, हमको क्या चाहिए, हमको गेहूं चाहिए। तो तुम अब जाओगे दूसरा जगह भटकोगे कि कहाँ से हम चावल दें और गेहूं लें। कहीं मिल गया एगो आदमी तो उसको चावल दिए, उससे गेहूं लिए, फिर गेहूं वाला को गेहूं ला के दूध वाला को दिए, तो दूध वाला तुमको दिया दूध। देख रहे हो कितना टेंशन है। तो ये बेकार में का ही पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा है इस बुक वाले को कि बच्चा लोग इससे ज्यादा जानता है। ये जो चैप्टर है इसमें मैक्सिमम चीज तुम ज्यादा जानते हो, ये जो बुक पढ़ा रहा है इससे ज्यादा। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माण के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूता खरीदे बल्कि साथ उसको गेहूं भी बेचे। ये सब फालतू का जो लफड़ा है इसमें वो नहीं पढ़ना चाहता, कोई टेंशन नहीं है। पैसा लो सामान दो, ठीक है, बात खत्म। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रे में बदल दिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। तो यहाँ देख सकते हो मध्यस्थता का काम करता है मुद्रा, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा। विनिमय का माध्यम अभी जो चल रहा है वह क्या है, मुद्रा है, ठीक है। अब देखोगे यहां पर मुद्रा के आधुनिक रूप, तो यहां देख सकते हो ये मुद्रा के आधुनिक रूप समझ में आ रहा है। जो तुम लोग करते हो मोबाइल से ट्रांसफर करते हो, एकदम आधुनिकतम रूप हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां देख सकते हो प्राचीन समय में ये सब मुद्रा दिख रहा है तुमको। प्रारंभिक आहत सिक्के दिख रहा है, ये देखो 2500 वर्ष पुराना ये आहत सिक्का है। गुप्तकालीन सिक्का दिख रहा है तुम्हें, तुगलक के सिक्के दिख रहे हैं, अकबर कालीन सोने के मुहर हैं, और ये आधुनिक सिक्का तुमने देखा होगा। आजकल आधुनिक सिक्का जाओगे देने तो बोलेगा कि ना ना हम ही नहीं रखेंगे, 1 रुपया नहीं रखेंगे, चलबे नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही बोल देगा तुमको। तो थोड़ा संभल के रहना। अब यहाँ देखो
तो मुद्रा के आधुनिक रूप में कैसे कैसे मुद्रा को हम लोग विनिमय के रूप में यूज कर रहे हैं। यहाँ देखना, हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है, एक मध्यवर्ती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक चलता है। तो इससे कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं कि पहले क्या चीज मुद्रा था, ऐसा नहीं पूछेगा। लेकिन तुम देख सकते हो सोना का, चांदी का, तांबे जैसा धातुओं का सिक्का का प्रचलन था। आजकल ऐसा नहीं है। अब देखोगे करेंसी, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो आधुनिक रूपों में क्या है, जानबे करते हो, तुम्हारे पास अपने पॉकेट भरा हुआ होगा। तो करेंसी कागज का क्या है? करेंसी नोट है, करेंसी नोट एकदम कड़वा नोट। और सिक्के शामिल हैं, सिक्का भी है, लेकिन सिक्का कोई लेता नहीं है आजकल, देख लेना तुम। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के से नहीं बनी है। तो आधुनिक मुद्रा क्या है? कागज का बना हुआ है तुम्हारा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू सरकार दे रहा है, तुम उसका वैल्यू कुछ भी नहीं। जैसे पुराना 500 का नोट तुम्हारे पास पूरा गड्डी के गड्डी इतना भरा हुआ होगा, तो कागज का बस एक क्या है, लोथड़ा है, उसको जाके फेंक दो। तुम अभी फेंकना मत, नहीं तो पुलिस धर लेगा। लेकिन पहले जब यहाँ करेंसी बंद हो गया था 500 का नोट, तो कितना लोग उसको क्या करता था, जला देता था, काट काट के फेंक रहा था, है कि उसका वैल्यू जीरो हो गया था। और सोच लो वही यदि सोना का होता तो उसका दूसरा रूप में क्या कर लेता, उपयोग कर लेता। इसका मतलब कागज की करेंसी का वैल्यू का एकदम कागज है, सिर्फ कागज है, उसको पुड़िया बांध के उसका काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भारत सरकार उसको क्या दिया, मान्यता दिया है, तो पुड़िया मत बांधना, वो 500 का नोट 500 रुपया का वैल्यू है, और उससे तुम उतना वैल्यू का कुछ सामान खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको मान्यता दिया है। यह बात तुम ध्यान रखना, उसमें कोई बहुमूल्य धातु नहीं लगा हुआ है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार से अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। आधुनिक मुद्रा का कोई इस्तेमाल नहीं है, वह कागज का सिर्फ नोट है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ये क्वेश्चन तुमसे आ सकता है कि भाई कागज तो कागज है, जो भी इधर भी जो कागज पड़ा हुआ है वैसा ही वह भी कागज है, तो उसको दोगे कागजवा को? जैसे पीके मूवी में देखा होगा कि जो आता है ना उधर से, कहाँ से एलियन आता है, वो गांधी जी की फोटो ले जाकर देता है और बोलता है कि हमारा फलवा दो, याद है? तो गांधी जी के फोटो देख के बोलता है कि फलवा दो, तो कभी फल देगा? नहीं ना देगा, क्योंकि गांधी जी का फोटो को देने से थोड़ा ना फल देगा भाई। गांधी जी का फोटो जिस नोट पे लगा हुआ है उसको सरकार क्या कर रहा है, प्राधिकृत कर रहा है। ये वर्ड याद रखना, क्या कर रहा है, प्राधिकृत कर रहा है, जिसके कारण उस नोट का वैल्यू है 500 के कड़कड़ुआ नोट का क्या है, वैल्यू है 2000 नोट के वैल्यू है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा जीरो है, जीरो। यदि सरकार बोल दे कि वो नोट नहीं चलेगा, रात में आएंगे, कौन आएंगे, मोदी जी 8 बजे बोलेंगे कि कल से सब नोट बंद, जे सब नोट बंद, खत्म, सबका नोट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जो नया नोट आया उसका वैल्यू 2000 2000 नोट है, उसका वैल्यू बहुत है। काहे? क्योंकि सरकार ने उसको क्या किया है, प्राधिकृत किया है। ये सब तो तुमको आइडिया होगा, 3-4 साल पहले ही हुआ ये सारा चीज। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। अब यहां से भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, बोलेगा कि करेंसिया कौन जारी करता है? तो यहाँ करेंसिया जो देख रहे हो, करेंसिया नोट है, वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्रीय सरकार के तरफ से, जो केंद्र में सरकार है उसकी तरफ से कड़कड़ुआ नोट क्या करता है, जारी करता है। तो यहां से भी ये क्या हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन हो गया। यहाँ प्राधिकृत वाला भी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन भी तुम दिमाग में रखो इसके आंसर को। यहां देख सकते हो, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। तो तुम यदि नोट छापने का मशीन लगा दो, नोट छापने लगो, तो तुरंत पुलिस आएगा और धर के ले जाएगा
क्यों? क्योंकि तुमको ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसको हम लोग जाली नोट कहते हैं। ये सब तो तुम्हें पता ही है अच्छा से। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। मतलब कि वही वाला बात है कि जैसे कि जो आजकल सब्जी उब्जी बेचने वाले रहते हैं, उनको 10 का सिक्का दोगे तो बोले कह रहे नकली है, हम नहीं लेंगे, जाइए। 1 का सिक्का तो लेबे नहीं करेगा, चाहे तुम सिर पटक लो अपना कि ले 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 बहन, ले ले दीदी, ले ले चाची, नहीं लेगा। बोलेगा कि 1 का सिक्का हम नहीं रखेंगे, चलबे नहीं करता है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। भारतीय सरकार ने यदि उस सिक्के को प्राधिकृत किया है तो तुमको उसको लेना पड़ेगा। उसका वैल्यू उतना है, भले ही तुम बोल दो कि हम नहीं लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन कानून के सामने तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। यही यहां बोल रहा है कि जिसको वैधता प्रदान किया है वो वैध है, कानूनी रूप से वैध है। तुम मना नहीं कर सकते कि हम नहीं लेंगे, 2000 नोट नहीं लेंगे, ये नहीं कह सकते हो। यहां देख सकते हो, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता, तुम मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं अस्वीकार कर सकता। उसको पैसा दे रहे हैं, तुम हमको सामान दो, बात खत्म। नहीं दोगे तो बस बता देंगे बढ़िया से। यहाँ देखना, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब देखो बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रख सकते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? तुम्हारे माता पिता के पास 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10,000 रुपया खर्चा, तो 90,000 क्या करते हैं बताओ? मास्टर जी को दे रहे हैं? नहीं, वो क्या करेंगे? बैंक में ले जाके क्या करेंगे? उसको जमा कर देंगे। अरे ये सब तो तुम्हारा रोजमर्रा का जीवन का चीज है, ये पढ़ना क्या है? इसको तो खुदे पढ़ लोगे और सब समझ में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि बैंक में जमा स्वीकार कर, बैंक में जाओगे जमा करोगे पैसा। ठीक है, तो यहां भी बोल रहा है कि बैंक में जब पैसा करोगे तो बैंक का देगा? तुमको सूद भी देता है, भले कम सूद दे लेकिन सूद देगा। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। तो ये सब पढ़ाने का चीज है कि तुम खुद जानते हो, बिल्कुल तुम जानते ही हो ये सारा चीज। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाल सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। इस जमा को क्या कहेंगे? मांग जमा। जाके निकाल भी सकते हो, यही सब बात बताया गया है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिख नाम के दूसरे व्यक्ति के खास रकम को भुगतान करने का आदेश देता है। तो कभी चेक देखा है तुमने? देखो यही है चेक। तो क्या हुआ, बैंक में मेरा जमा है, कितना जमा है? 10,000 रुपया। और जब कितना जमा है? मास्टर लोगों का कितना जमा रहेगा? 10-20,000 रुपया। और फिर हमको किसी को पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे, वहां से पैसा निकालेंगे और किसी व्यक्ति को पैसा देंगे। पैसा, रुपया, याद रखो क्या कह रहा हूं मैं। जाएंगे बैंक के पास, मतलब मैं जाऊंगा बैंक के पास, वहां से पैसा निकालूंगा और उस व्यक्ति को पैसा दूंगा कि लो भैया पैसा। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है, बैंक एक और तरीका इजाद किया है जिसमें हमको बैंक जाने का जरूरी नहीं है। बैंक हमको इस तरीके का चेक प्रोवाइड करता है। तो ये चेक यदि मेरे पास है तो हम क्या करेंगे? इसमें नाम लिख देंगे उस व्यक्ति का कि भैया बोल तेरा का नाम है, देते हैं हम पैसा। कै रुपए चाहिए? कितना रुपए चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? तो बोलेगा भैया नहीं, हमको 1,000 रुपया दीजिए। 1 करोड़ 2 करोड़ का आपका औकात ही नहीं है, तो आप क्या दीजिएगा? तो हम भी बोलेंगे चलो ठीक है बोल रहा है। तो क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। चलो मनोहर कुमार लिख दिया, रुपया भर देंगे 1,000 रुपया। ठीक है, और फिर यहां पर 1,000 रुपया भर देंगे और फिर उसको दे देंगे
और साइन वगैरह कर देंगे, इधर से साइन कर देंगे। ये आजकल नया चेक आया है जिसमें अकाउंट नंबर ऑलरेडी डाला रहता है, तुमको लिखने का जरूरी नहीं है, नाम भी तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा। तो उसको ऐसे करके दे देंगे और वो जाएगा बैंक में और वो पैसा बैंक उसको दे देगा। कभी कभी क्या होगा, वो बोलेगा कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू भी अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हारा अकाउंट पे ही लिख देंगे, तो यह जो है चेक जाएगा बैंक में जमा देगा तो उसका अकाउंट में पैसा चला जाएगा, हमको बैंक जाने का कोई जरूरी नहीं पड़ा। और आजकल तो तुम लोग जानते ही हो, तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोग तो बहुत सारा यूज करते हो, सुपर चैट में खर्चा करते हो, लेकिन मास्टर जी को एक अठन्नी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए सुपर चैट में। और जो गेम वाला चैनल है उसमें 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया तुरंत सुपर चैट में से खटा खटा मार के और दे दोगे। हमारा जो कमेंट है सबसे ऊपरे आना चाहिए, 1000 रुपया लो सुपर चैट में। और मास्टर जी कहीं लिख दिए कि हमको सुपर चैट में पैसा दीजिए, ले गरियाना शुरू कर दिए मास्टर वाला कि तुम बहुत बड़का पढ़ाने वाला बना हुआ है, तुम बहुत बड़का मास्टर बना हुआ है, ढेरे पैसा चाहिए तुमको। देख लो यही होता है आजकल। तो यहां पर यही चेक हो गया। तो चेक क्या हो गया, विनिमय का एक साधन हो गया जिसमें मुझे पैसा देना, नगद पैसा देने का जरूरी नहीं है, जिसमें मैंने चेक दे दिया और चेक से ही मेरा काम क्या हो गया, वहां पर चल गया। ना मुझे बैंक में जाना पड़ा, ना मुझे कोई दिक्कत हुआ, मैंने चेक से उसको पेमेंट कर दिया। तो नेट का जैसे मैं बोल रहा था, तो तुम आजकल जान रहे हो कि मोबाइल में एक से एक ऐप आ गया है, पेटीएम आ गया है, यूपीआई आ गया है। तो तुम क्या करोगे, वहां पर अपने मोबाइल से उसके खाता में पैसा क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तुमने देखा भी होगा कि बहुत जगहों पर, बहुत दुकानों में आजकल लगा के रखा है कि आप पेटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तो जाओगे इस मोबाइल में से खट से देखोगे और टपाटपी दाबोगे और ओकरा में पैसा चल जाएगा। वो देखेगा कि हाँ पैसा आ गया, और जैसे पैसा आ गया तुमको बोलेगा कि लीजिए अपना सामान। ठीक है, तो ये वाला तुम ज्यादा जानते हो, हम लोग से ज्यादा तुम ही लोग तेज हो। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। तो यहाँ नगदी नहीं चल रहा है, सीधे चेक चल रहा है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, तो इसे भी क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है बैंकों के द्वारा, लोगों के द्वारा। यह भी कानूनी रूप से मान्य है। यानी चेक दोगे तो दूसरा आराम से एकदम ले लेगा। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। तो ये जो चेकवा हुआ ना, वो भी क्या हो गया, वो भी करेंसी हो गया। इससे मत समझो कि एकरा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा साइन है, पैसा लिखल है और जिसको दे रहे हो उसका नाम लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो मुद्रा है, वो एकदम छुपा छुपा के रखेगा बढ़िया से, ऐसा नहीं कि उसको गिरा देगा। यहां देखो, यहां आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। इस तरह तुमने देखा कि करेंसी के रूप में अब यहाँ चेक को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो कि बैंकों के द्वारा प्राधिकृत किया गया है कि भैया ये, यदि बैंक ये वाला तुमको देवे नहीं करेगा चेक, तो तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसा तुम छाप लोगे, अपने यहाँ फैक्ट्री में जाकर छाप लोगे और छाप के ऐसे कुछ कुछ लिख के जाके दे दोगे बैंक, तो बैंक तुमको पैसा देगा, मार के भगाएगा वहां से। ऐसा नहीं होता है, बैंक पूरा जांचेगा इसको। यहाँ रकम जिस ही 2 लाख लिख दो ना, तुरंत फोन करेगा बैंक वाला, अरे आपके खाता से वो आया है 2 लाख रुपया निकालने, दे दें का। ऐसा नहीं कि बुड़बक बना दोगे बैंक को, ऐसा नहीं है। तो यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों का क्या मतलब हो गया कि बैंक जो है वह ऋण को देता है। कौन नहीं जानता है, तुम भी जानते होगे कि बैंक से हम लोग क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। बहुत सारी आवश्यकताओं को हम पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। जैसे कोई उद्योग धंधा के लिए ऋण लेंगे, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए ऋण हम लोग बैंकों से लेते हैं। तो आखिर बैंक ये कैसे उपलब्ध कराता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो यहाँ देख सकते हो, बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं,
तो बैंक में तुम जाके पैसा जमा करोगे, तो जब पैसा तुम जमा करोगे तो बैंक क्या करेगा, वो पैसा खा जाएगा कि रखेगा कि क्या करेगा। आखिर बैंक का आमदनी का इनकम क्या है, कैसे वो पैसा कमाता है, कैसे अपना खर्चा चलाता है, कैसे उसको उपयोग में लाता है, वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत आसान सा चीज है, तुम समझ जाओगे तुरंत भर में। तो बोल रहा है बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखता है ताकि लेन देन कर सके। तो इसलिए यहाँ देख सकते हो आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है, और जो बाकी पैसा है उसको कर्ज के रूप में वो क्या करता है, देता है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद में आराम से चल जाता है। तो तुम पूछोगे कि कितना पैसा अपने पास रखता है नगद को लेन देन के लिए, तो 15% ये भाग रखता है। ये बात याद रखना, यह भी तुमसे एग्जाम में पूछेगा तो तुम आंसर लिख सकते हो। बैंक जो जमा राशि, जैसे कि तुम जाओगे ढेरे पैसा कमाते हो, मान लो कि तुम 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो जाके 5,000 रुपया खर्चा करोगे और 95,000 जमा करोगे। अरे मोटा पार्टी हो तुम लोग, का कुछ भी कर सकते हो, पैसा तुम लोग पास है ना, जरूर होगा। तो ऐसे पैसा क्या करो, जमा कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम पैसा खूब जमा कर लिए बैंक को, तो बैंक के पास वो जो पैसा आया उस पर बैंक क्या करता है, तुमको कुछ % का लोन देगा। लोन नहीं देगा, सूद देगा। जैसे कि मान लो तुमको कि 5% सूद दे रहा है। मान लो कि तुम्हारा 1 लाख रुपए जमा है, 3 4 5, पांचों को ना सूद ना होगा, पांचों को ना होगा, 1 2 3 4 5, माने कि 1 लाख रुपया। 1 लाख तुम जमा किए, 1 लाख तुम जमा किए हो, तो तुमको 5% के हिसाब से सूद दे रहा है बैंक, तुमको देगा, काहे कि तुम पैसा जमा किए हो, तुमको सूद देगा ना। अब बैंक क्या करेगा, इस पैसा को किसी दूसरा आदमी को लोन दे देगा, 1 लाख को किसी को लोन देगा, और उस पर मान लो कि 10% वो क्या कर रहा है, सूद ले रहा है। बैंक 10% ब्याज ले रहा है और तुमको कितना दे रहा है, 5%। तो बैंक को कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, 5%। ये वार्षिक होता है, तो ये 10% हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 12 16 भी हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। ये एक मैंने उदाहरण लिया। तो इस तरीके से बैंक क्या करेगा, पैसा कमा लेगा। कैसे कमाया, 5% तुमको सूद दे रहा है और 10% किसी और से ले रहा है, तो उसको 5% क्या हो गया, बच गया। तो ऐसे ही बैंक क्या करता है, काम करता है। यही बात यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर यही वाला बात बताया गया है कि कैसे तुम जमा करोगे तो तुमको कुछ सूद देगा, और कैसे जो मांगने गया है उसको क्या करेगा, उसको भी वो, उससे वो ब्याज लेगा। तो क्या तुम गए ही दांत निकालते कि बैंक जीता नहीं, हमको 10 लाख रुपया का लोन दे दीजिए, तो वहां रुकने देगा, ठहरने देगा, बोलेगा कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज दिखाओ, बोले क्या है, कुछ कागज नहीं है मेरे पास। तो बोले कि तो निकलिए जल्दी निकलिए, बैंक खाली करिए, भीड़ मत लगाइए। पास जाओगे तो कर्जा तुम्हारा मुंह खूबसूरत थोबड़ा चौकोटा देख के नहीं दे देगा कि खूब सुंदर थोबड़ा इनका दे दीजिए। उसके लिए क्या मांगेगा, कागज मांगेगा। कागज के साथ साथ क्या मांगेगा, कुछ और चीज मांगेगा जिसको तुम वहां गिरवी टाइप से दिखा सको कि हाँ यदि हम नहीं भर पाएंगे तो ये चीज हमारा रख लीजिएगा। ऐसे करोगे तब जाके बैंक देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में आगे वाले खंड में बताएगा बहुत सारा चीज। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है और पैसा कमा लेता है। बैंक वाला बहुत पैसा कमाता है। अब देख सकते हो, कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं के दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो पैसा वो जमा कर रहा है और जो लोन वो दे रहा है, कर्ज जो दे रहा है, उसके बीच में जो ब्याज का गैप है जो मैंने दिखाया था तुम्हें, वही उसका क्या है, वही उसका बैंक का क्या है, आमदनी हो जाएगा। अब देखो यहां साख के बारे में बहुत बढ़िया बताया है। तो यहां देख लो, साख की 2 विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता ही है। ऋण का प्रयोग, ऋण
से हमारा तात्पर्य यह है सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों से इसको देख सकते हैं। उदाहरण दिखा रहा है, मैं एकदम छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं तुम्हें। मान लो कि तुम्हें पैसा का एकदम जरूरी पड़ गया कि अरे हमको मोबाइल खरीदना ही खरीदना है, हमको मोबाइल खरीद दीजिए पिताजी, मोबाइल खरीद दीजिए नहीं तो हम अपना कपार फोड़ लेंगे। ऐसे बोलोगे पिताजी से तो पिताजी एकदम बहुत परेशान हो गए कि अब इसको हमको मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा और उनके पास पैसा ही ये नहीं है। तो मान लो कि वो अब कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाएंगे और वो अपना सोना का कुछ सामान उसके पास रख देंगे। साहूकार पैसा देगा, ब्याज के साथ पैसा देगा, ये भी याद रखना, फ्री फोकट के पैसा नहीं देगा, ब्याज में पैसा देगा। बोलेगा कि लीजिए 10,000 रुपया, लेकिन आपको 12,000 लौटाना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि ठीक है दे दीजिए सरकार, और अपना अंगूठी उसके पास रखेंगे। ये बात भी ध्यान देना। तो वहां पर अंगूठी जब उसके पास रख रहे हैं तो वह क्या हो गया, वह वहां साहूकार के पास कुछ चीज, ऐसा चीज हो गया जिसको देखकर वह क्या कर सकता है, ऋण दे सकता है, उधारी दे सकता है। लेकिन यदि मान लो कि वहां पर जाते साहूकार के पास और दांत निपोर देते, एकदम लंबा सा दांत निपोर देते, मुंह गिरा देते और मुंह गिरा के बोलते कि बड़ी गरीबी में जी रहे हैं, 10,000 रुपया दीजिए हमको, तो मोबाइल खरीदना है, बढ़िया वाला मोबाइल खरीदना है। तो साहूकार पैसा देता, भगा देता लात लगा के। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ऐसा चीज मिला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है पैसा लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। मान लो कि पैसा नहीं लौटाया जाएगा तो अंगूठी बेच के पैसा निकाल लेगा। तो यही बात बैंकों के साथ भी है, यहां देख सकते हो। तो यहां पर बहुत सारा चीज तुमको बताया गया है। तो यहाँ दो स्टोरी भी बताया गया है, ये देखो दो स्टोरी बताया गया है। तो स्टोरी को तुम समझ सकते हो, बहुत सिंपल सा स्टोरी है कि त्योहारों का मौसम है। बोल रहा है कि अब से 2 महीने बाद त्योहारों का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर में बहुत बड़ा 3,000 जोड़ी जूते मांग आती है, जिसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है और उससे कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा भी नहीं उसके पास। प्रस्ताव के बाद में भुगतान करने का वादा करता। तो यहाँ देखना, सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन अदायगी भी कर लेता है। तो सलीम है, उसको त्योहार के मौसम में 1,000 जूता का ऑर्डर मिल गया, मार खुश हो गया, हाँ काम मजा आ गया, 1,000 जूता से तो खूब प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन उनके पास पैसे नहीं था बेचारे के पास कि 1,000 जूता कैसे बनाएगा। तो तिकड़म भी लाया। देखो यहाँ पर इंडिया में क्या, बहुत लोग गरीब लोग हैं यार, तिकड़म से ही सब काम होता है, सब काम तिकड़म भिड़ा भिड़ा के होगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास एकदम लाखों रुपया पड़ा हुआ है, अपना झोंक दिए पैसा, 1,000 जूता बना दिए और उसको बेच दिए और पैसा कमा लिए। बेचारा देखो कितना दिमाग लगाएगा। हर लोग का यही हाल है यहाँ पर, हर लोग का नहीं हाल है, लगभग लोग का यही हाल है। बेचारे क्या कर सकते हैं। तो वही गरीबी को यहाँ दिखाया गया है, सपना की समस्या को भी बताया गया है। तो दिमाग लगाया, बोला जिसको 1,000 जूता बनाना था उससे बोला कि पैसा कुछ दे दीजिए तो आपको हम टाइम पे जूता दे देंगे, और चमड़ा वाला को बोला कि भैया आपको हम पैसा मिलने के बाद जो है सो देंगे, तब तक आप चमड़ा दे दीजिए। दोनों तरफ से इसका काम बन गया और ये जो है सो समय पे पैसा चुका दिया। ये पहला कहानी था। दूसरा देख सकते हो, इसका तो बेचारी दिन दुखियारी ऐसी मुंह से दिख रही है, बेचारा बहुत तकलीफ में है। तो ऐसा ऐसा लोग बहुत सारा समाज में है, हमारे समाज में, जो कि इस तरीके से जीवन को यापन कर रहा है। तो ये बेचारा ये खेत में काम करती है, अपना खेत है इसका, और वहां पर वो क्या करती है, अपना अनाज उगाना चाहती है। तो उसको उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए उसको बहुत सारा चीज, इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए जाकि सारा चीज खरीद सके। तो मान लो कि वो पैसा किसी कर्जदार साहूकार से उधारी लेती है, उधारी ले रही है, लेकिन उसका फसल बर्बाद हो जाता है। तो फसल बर्बाद होने के कारण वो उधारी चुका भी नहीं पाएगी। तो सोच लो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो कर्ज के नीचे दब जाएगी, और जब कर्ज के नीचे दब जाएगी तो फिर क्या होगा कि फिर उसको अपना खेत भी बेचना पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो यहाँ इनका जो कर्ज होता है वो पूरा तरीका से किस पर निर्भर होता है, फसल पर निर्भर होता है। यदि अच्छा फसल होगा तभी तो ये
कर्ज चुका पाएंगे, फसल नहीं होगा तो कर्ज ये चुका कैसे पाएंगे। इस तरीके से ये जंजाल में भी फंसते जाते हैं। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के रूप में पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर जूता यही सब लिखा हुआ है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। कुल मिला के यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बहुत जगहों पर, या बोले कि मैक्सिमम जगहों पर कारोबार जहां पर होता है वहां ऋण एक बहुत बड़ा चीज है, कर्जा एक बहुत बड़ा चीज है। बिना कर्जा लिए दिए काम नहीं चलता है। लेकिन अब कर्जा चुकाने का जब समय आएगा तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कर्जा ही ना चुकाया जा सके, ब्याज दर इतना ज्यादा रहता है कि ब्याजें चुकाने में सब पैसा निकल जाए, बहुत सारा समस्या हो सकता है प्रॉफिट ही ना हो, इनकम ही ना हो, तो कर्जा कैसे चुकाओगे। तो कर्जा के बोझ तले दब जाओगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हालत बुरा हो जाएगा। यही सब बात यहाँ बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि में काफी पैसा खर्च होता है। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, उनको कर्ज चाहिए। कर्ज यदि मिलेगा तो उसको कर्ज चुकाना भी चाहिए। ये सब बात बोल रहा है। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। फसल होगा तभी तो कर्ज देगा। अब मान लो कि सपना के मामले में फसल बर्बाद हो गया, जो लेडीज थी ना, जो एकदम मुंह गिरा हुई थी, उसी के बारे में बोल रहा है कि फसल मान लो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो फसल जब बर्बाद हो गया तो वो कर्ज में क्या हो गई, डूब गई बेचारी। ओह बेचारी क्या कर सकती है। किसी का परिस्थिति को देख के हंसना नहीं चाहिए, उसका मदद करने का कोशिश करना चाहिए। टीचर लोग और क्या सिखाएगा, टीचर लोग का तो खुद ही परिस्थिति बड़ा डमाडोल रहता है। यहाँ देखो, उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। तो यहाँ देखो, ऋण ली ताकि वो क्या करे, खेती करे बढ़िया से और पैसा कमाए, ये सोच के ऋण ली थी। लेकिन जब फसल बर्बाद हो गई, फसल जो है वो ऐसा चीज थोड़े ना है कि वो होगा ही होगा। बहुत सारा कारण से फसल यदि बर्बाद हो जाता है तो फिर ऋण वो चुकाएगी कैसे, और ऋण नहीं चुकाएगी तो देखो उसका क्या हाल हो गया। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलने के लिए काफी कष्टदायक होता है। और उसे क्या हुआ, वह कर्ज जाल में फंस गई है और उसे अपना जमीन भी बेचना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ऋण आय बढ़ाने से सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देती है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। तो दो कहानी में, एक कहानी में आदमी जब कर्जा लेता है तो वो कर्जा चुका दिया और उसको काफी प्रॉफिट हुआ, काफी फायदा हुआ। लेकिन दूसरा जो सपना ली थी उसमें क्या हुआ, उसमें उसका फसल बर्बाद हो गया और उसको प्रॉफिट के जगह नुकसान हो गया। तो कर्जा भी नहीं चुका पाई, बेचारी का हालत खराब हो गया। अब उसको एक जमीन का हिस्सा बेचना पड़ेगा तभी वो कर्जा उतार पाएगी। यही सब होता है। तो ये सब किस्मत का भी खेल है। किस्मत का तो खेल है ही कि देखो बेचारी यदि अच्छा फसल हो जाता तो जो कर्जा ली थी वो कर्जा आसानी से चुका देती तो उसको फायदा था। ठीक है, दोनों तरीके से फायदा था। ऋण की शर्तें, तो मैंने जैसे बताया कि बैंक में जाओगे ऋण लेने तो बैंक ऐसा नहीं कि आवा तो ऋण देवत ही, ऐसा नहीं बोलेगा। बहुत सारे शर्तों को रखता है। यदि उन शर्तों को हम पूरा करते हैं तभी हमें ऋण मिलता है। तो यहाँ बोलता है हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। अब ऐसा मत समझना कि ब्याज तो ले ही रहा है, तुमको ऋण काहे नहीं देगा, उसको हम पटक के मारेंगे। अरे जाओ देख लो, देता है ऋण तो, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। तो यहाँ पर ऋण देने वालों में तुमको बैंक का नाम ले रहा है, फिर एक जो तुम्हारा साहूकार है उसका नाम ले रहा है, और भी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो साहूकार है वह तुमको ऋण देगा, बहुत कम क्रेडिट पर तुमको ऋण दे सकता है, लेकिन वहां ब्याज दर बहुत ज्यादा होगा। 5% वो मासिक लेगा। जैसे मान लो कि यदि बैंक से लोन लेने गए हो, बैंक से कर्जा लेने गए हो तो 5% वार्षिक होगा। लेकिन यदि तुम साहूकार से लेने गए हो तो 5% मासिक होगा। तो सोच लो कितना अंतर होता है इस ऋण को ब्याज में। तो यही वाला बात यहाँ तुम पहले ही समझ लो। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार, यही देखो यही समर्थक ऋणाधार है, गिरवी रखने का चीज है। समर्थक ऋणाधार जैसे कि अंगूठी दिया था वो बेचारा,
वही है यहाँ समर्थक ऋणाधार, गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में कर सकता है। तो ये बात याद रखना, समर्थक ऋणाधार क्या है। तो गिरवी रखने के लिए जो चीज दिया जाता है जिसके बदले में तुमको कर्जा मिलेगा, वही क्या है, समर्थक ऋणाधार, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि भूमि हो सकता है, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। वही वाला बात हो गया कि मान लो जैसे अंगूठी वाला कहानी सुनाए थे, तो वो यदि कर्जा नहीं दे पाता तो अंगूठी बेच वो अपना पैसा कमा लेता। तो यही बोलता है, संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार का आम उदाहरण है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि समर्थक ऋणाधार का उदाहरण बताइए, तो यही उदाहरण तुम लिख देना। तुम भी जानते हो इन सब चीजों के बारे में, नया चीज थोड़ी ही है ना है कि नया चीज सीख रहे हो, ये तो सब तुम्हारा पहले से जाना हुआ चीज है। कर्ज के बारे में तुम भी बहुत सारी चीज जानते हो। तो यहाँ देख सकते हो आवास ऋण के बारे में बताया गया है। तो आवास ऋण मतलब क्या हो गया कि घर बनाने के लिए ऋण। तो तुम्हारे परिवार में या किसी ने घर के लिए ऋण लिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि यदि घर के लिए ऋण चाहिए, घर बनाने के लिए एकदम बड़का बड़का घर बनाना चाहते हो और उसके लिए बैंक से कर्जा चाहिए, तो सब कागजात तुमको दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाकर चल दिए और तुमको बैंक वहां पर जितना मन उतना लोन दे देगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहां पर से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण की शर्त किसे कहते हैं। ऋण यानी कर्ज की शर्त किसे कहते हैं। बैंक में जाओगे तो शर्त लगाएगा, ऐसे ही कर्ज नहीं दे देगा, मुंह देख के नहीं देगा। तो क्या क्या है देखो, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। पूरा सम्मिलित रूप से क्या क्या चीज है देख लो, याद कर लो, दिमाग में भर लो। जो ब्याज दर है, जितना ब्याज दर पर लोन लोगे, कर्जा लोगे, वह ब्याज दर हो गया। समर्थक ऋणाधार हो गया, जो जो कागजात लगेगा वह हो गया। भुगतान कैसे तरीका है, भुगतान का तरीका कैसे होगा, जैसे मंथली देना है कितना, उसमें तुम अपना हर महीना कितना देना चाहते हो, इस हिसाब से, जैसे कि 5 साल देना चाहते हो, 10 साल देना चाहते हो। लोन लेने जाओगे तब ये सब पता चलेगा कि जैसे लोन लेने जा रहे हो तो 5 साल का लोन लेना है कि 7 साल का लेना है कि 20 साल का लेना है। जैसे कि यदि होम लोन होगा, घर का लोन होगा, तो लंबे समय तक लिया जाता है। कार लोन होगा, कार के लिए लोन लेने जाओगे तो 5 साल, 7 साल, 3 साल, इस तरीके से कार लोन होगा। तो ये सारा ऋण की आवश्यक शर्त कहा जाता है। यही क्वेश्चन होगा और इसका आंसर फटाफट एकदम लिख देना। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे हम लोग, ऋण की शर्तें कहेंगे। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो यह कर्ज कौन दे रहा है उस हिसाब से तुम्हारा वहां पर, जैसे बैंक हो गया या फिर कोई तुम्हारा साहूकार हो गया, किससे कर्जा लेने गए हो, उस हिसाब से वहां पर तुमको ब्याज देना होगा, वहां का शर्त मानना होगा, वो सारा चीज है। ठीक है, तो यही सारा चीज है तुम्हारा। देख सकते हो यहां पर कुछ कहानियां दी गई हैं, इसको तुम खुद से ही पढ़ लेना। बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो होगा, तो बहुत प्रॉब्लम यहां हो सकता है। एक छोटा सा यहां पर ये वाला देख सकते हो, कुछ यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे जो लोन लेने जा रहा है वो कैसे लोन चुकाएगा। तो कोई लोन ले रहा है तो वो पैसा के हिसाब से चुकाएगा, कोई लोन ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो काम करके चुकाएगा। जैसे कि मान लो किसी घर में हम कोई काम कर रहा है, कोई उसके घर का सारा काम कर रहा है, तो उसको पैसा का जरूरी पड़ा, तो बोला मालिक मालिक हमारा 2000 रुपया दीहू ना। तो मालिक बोले कि का हो, का काम हो, तो बोलेगा कि हमको कुछ काम है मालिक, दीहू 2000 रुपया। तो बोलेगा कि ठीक है 2000 रुपया ले। तो बदले में वो आदमी क्या करेगा, बदले में वो आदमी उनका काम को करेगा, यानी काम करके उस ऋण को क्या करेगा, वो चुकाएगा। तो यही सब लिखा हुआ है। अब देखो सहकारी समितियों से ऋण, सहकारी समितियां क्या होती हैं, तो यहाँ इसके बारे में सारा चीज पढ़ लेते हैं और इसमें से जो क्वेश्चन होगा वो मैं बता दे रहा हूं। तो देखोगे बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र बोल रहा है, सस्ते ऋण का अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। बैंकों के अलावा
भी कई संस्थाएं हैं जो कि लोन उपलब्ध कराती हैं। उनमें से एक क्या है तुम्हारा, सहकारी समितियां हैं। बोलो क्या हैं, सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संस्थानों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, तो अलग अलग प्रकार की सहकारी समितियां तुमको देखने को मिलेंगी जो कि ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो यहां पर देख सकते हो कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। तो ये सहकारी समितियां कैसे बनेंगी, तो यहां देख सकते हो कृषक सहकारी समिति यहां सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान क्या है, सदस्य हैं, और ये अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती हैं, कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करेगी और फिर उसको क्या करेगा, जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए बैंक से क्या कर लेगा, कर्जा ले लेगा, और फिर वो कर्जा क्या करेगा, जिसको जरूरी है उसको दे दिया जाएगा। तो वो जो सदस्य हैं वो कुछ पैसा जमा करेंगे, उस जमा पूंजी का ऋणाधार मानते हुए बैंक से वो लोग क्या करेगा, सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त कर लिया। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। अब बैंक से बड़ा पूंजी आ गया है तो जो सदस्य हैं उनको कर्ज दे देगा, तो उससे क्या होगा, सदस्यों को जो जो कर्ज लिए हैं उनको फायदा होगा और वो अपना काम चलाएंगे। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कृषि के लिए ले रहे हैं उधारी तो उपकरण खरीदेंगे, खेती के सारे सामान खरीदेंगे, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती हैं। इस तरीके से ये सहकारी समितियां काम करती हैं। अब यहां देखोगे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, ये हमारा नया टॉपिक है। तो यहां देखोगे कि बहुत तरीके से लोग कर्जा इकट्ठा करते हैं, कर्जा इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपने काम को चलाते हैं। तो देख लो यहाँ पर गरीबी कितना है कि पूरा तुम्हारा किताब में ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है, जहां से तुमको ये पढ़ाया जा रहा है कि भैया कहाँ कहाँ से पैसा तुम इकट्ठा कर सकते हो, सब पढ़ लो, पहले ही से पढ़ लो, है ना, यही बताया जा रहा है। हालांकि तुम्हें ये नौबत ना आए कि कहीं से कर्जा तुम्हें लेना पड़े, बल्कि तुम इस लायक बनो कि तुम कर्जा दे सको किसी को। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे साहूकार से 33%, जमींदार से 1%, व्यावसायिक बैंक से तुम्हारा 25%, अन्य औपचारिक स्रोत से 5%, सहकारी समितियों से की बैंक से 25%, रिश्तेदार और मित्र कितना सहायता करें, 8%। यही सब लिखा हुआ है। 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत कहां कहां से उन्हें पैसे मिले। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न स्रोतों से कन्हू से कर्जा मिल जाए, भैया जे देवेला दे दे, कर्जा तो चाहिए, क्योंकि उसका काम बेचारे का नहीं चल पाएगा तो कर्जा तो मांगेगा। तो वही बोल रहा है कि विभिन्न स्रोतों से कर्जा लोग प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो यहाँ पर तुमको अब इसको समझ लेना होगा कि जो ऋण मिल रहा है वो 2 वर्गों में बांटा जा रहा है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। एकदम याद कर लो, बोलो पहला क्या है, पहला है औपचारिक क्षेत्रक ऋण, दूसरा क्या है, दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो ये क्या है, औपचारिक क्षेत्रक ऋण का है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या है, ये बहुत आसान है, देख लो। तो औपचारिक पहले वर्ग में औपचारिक क्षेत्रक में क्या हैगा, बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, और अनौपचारिक में उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। एकदम भिभियैया क्वेश्चन है ये। भिभियैया क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो ऋण मिल रहा है ना तुमको, वो कितना प्रकार का मिल रहा है, तो तुम बोलना 2 प्रकार का ऋण है, 2 प्रकार का ऋण है। पहली प्रकार क्या है, तो पहली प्रकार है औपचारिक ऋण और औपचारिक क्षेत्रक ऋण हो गया। और दूसरी प्रकार क्या है, दूसरी है तुम्हारा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो पहली में कौन कौन चीज आ जाएगा, तो सहकारी बैंक आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। वह क्या हो गया, वह हो गया औपचारिक क्षेत्रक में जो ऋण मिल रहा है वह हो गया। अनौपचारिक में ए भैया तू देना 2000 रुपया, ए मालिक 4000 रुपया दीहू ना, समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया अनौपचारिक। साहूकार दादा 5000 रुपया दीहू ना, ये क्या हो गया, अनौपचारिक क्षेत्रक। तो यही वाला बोल रहा है। तो यहां पर क्या बोल रहा है,
आलेख एक में आप भारत की ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से। अभी तो जोड़ो कि औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र से आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ जोड़ते रहना बैठ के घरे। यहाँ देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो औपचारिक क्षेत्रक है उसके कार्य प्रणाली पर कौन नजर रखेगा। तो तुम उत्तर देना भारतीय रिजर्व बैंक उन पे एकदम नजर गड़ाए है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कितना % ब्याज ले रहा है, कैसे उसको दे रहा है, क्या कर रहा है, उस सब पर नजर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं, जैसे कि 15% मैंने बताया था कि बैंक में जितना जमा राशि है उसका 15% रखेगा लेन देन के लिए, और बाकी को क्या करता है वो क्या करेगा, वो ऋण में दे सकता है। आरबीआई मतलब यही हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक बोल रहा है, नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। तो ये सब कौन नजर रख रहा है, आरबीआई नजर रख रहा है। तो ये सब पॉइंट तुमसे अब देखो क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि बताइए आरबीआई कैसे नजर रखा है बैंकों पर। तो कितना जमा पूंजी होना, मतलब कि यहाँ बोल रहा है न्यूनतम नगद हिस्सा बैंक के पास है कि नहीं है वो चेक करेगा कि कैसे तुम लोन बांट रहे हो ये चेक करेगा, किसको किसको लोन मुहैया करा रहे हो, कर्ज मुहैया करा रहे हो ये चेक करेगा। बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, ब्याज की दरें क्या है। तो देखो 3 चीज तुम्हारा सब बात आ गया, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है और किस ब्याज दर पर दे रहा है, इस पर आरबीआई का नजर होगा और बैंक से इसका डिटेल मांगेगा। तो यदि ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नहीं होता है ना, बोला था ना मैं, ये क्वेश्चन नहीं होता तो क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में, तो इसका आंसर तुम फटाफट लिख देना। अनौपचारिक क्षेत्रक में, और औपचारिक क्षेत्रक में बैंक आया ना, तो अनौपचारिक क्षेत्रक में दादा, भैया, चाचा, मामा, ताऊ, ये अनौपचारिक क्षेत्रक हो गया। तो क्या इसमें आरबीआई नजर रखा है क्या। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देख रेख करने वाली कोई संस्थान नहीं है, कोई उसका माई बाप नहीं है। वो जैसे मन वैसे मांगेगा कि हमारा 20% दे, हमारा घरवे लिख दे, हमारा बैलवा दे दे, हमारा गैया दे दे, कुछ मांग लेगा, तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा। ये वाला होता है अनौपचारिक क्षेत्रक। वे ऐच्छिक दर पर ऋण देगा और उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। पुराना फिल्म देखोगे ना तो ये सब बड़ी है, बहुत साहूकार लोग बड़ी जुल्म करेगा, बोलेगा कि अपना करेजवे काट के दे दे, हमरा लोन दे देगा और बोलेगा कि हमरा करेजवे काट के दे दे। ऐसा सुने हो ना, देखे भी होगे। तो ऐसा भी कहानी भी पढ़े होगे कि बोलता है कि हमको अपना हार्ट काट के दे दो, तुमको हमने कर्जा दिया, तुम कर्जा नहीं चुकाया तो ये सब भी पुराने जमाने में बहुत सारा स्टोरी तुमको देखने को मिलेगा। तो यहां से एक और क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन याद देगा। क्या क्वेश्चन याद देगा कि बताइए औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक का जो ऋण है उसमें क्या अंतर है। तो भी तुम एकदम आंसर याद देना, जब क्वेश्चन ही आएगा तो तुम आंसर याद देना, ठीक है। यहां देखना, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, लिख देना। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। तो वाजिब बात है कि अनौपचारिक जो कर्जदाता है वहां पर ढेर पैसा तुमको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतम हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है। अरे भाई, यदि कर्जा लिए हो तो कर्जा भरबो तो करोगे, तो जब कर्जा भरोगे तो तुम जो कमा रहे हो उसका काफी हिस्सा ब्याज में चला जाएगा तुम्हारा, तो तुमको प्रॉफिट क्या होगा, बहुत कम होगा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाता है, इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है।
और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। अब मान लो कि तुम कोई कारोबार करना चाहते हो, लग रहा है कि तुमको पैसा चाहिए, तो कर्जा इतना ले लोगे और उसका ब्याज दर तुमको लगेगा कि तुम चुका ही नहीं पाएंगे। मिलेगा 100 रुपया, देना है 500 रुपया, तो तुम बोलोगे ना 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 ना, हम नहीं करेंगे ये सब काम, हमको नहीं करना है काम, बैठे रहोगे। ठीक है, फिर यूट्यूब में जाकर चैनल खोल दोगे, फिर मास्टर जी जिसे पढ़ाते हैं उसे पढ़ाने लगोगे। ठीक है, और क्या करोगे? इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। तो दो भैया, जिसको देना है दो। ठीक है, इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक कर्ज बांटेगा, और अच्छा यदि उस पे बांटेगा, क्या बोलते हैं उसको, सस्ता दर पर, तो उसको ज्यादा लोग लेंगे और उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे करेंगे। वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक है। ये तो समझ गए ना कि यदि कर्ज देगा मतलब सस्ता कर्ज देगा तो लोग उस कर्ज को लेंगे, काम कारोबार करेंगे और उससे क्या होगा, उनका भी विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। औपचारिक और अनौपचारिक साख किससे क्या मिलता है? आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीबी से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को कर्जा 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों में अमीर परिवारों से कीजिए तो आप क्या देखेंगे कि उनके केवल 10% कर्ज और औपचारिक स्रोतों से हैं, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। तो गांव देहात और शहर में बहुत अंतर है कर्ज लेने में। गांव देहात में देखोगे कि लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ज्यादा कर्ज लेते हैं, सेठ से, साहूकार से, जमींदार से जाएंगे कि मालिक हमरा 10,000 रुपया दिहूँ से हमरा काम बा, और उससे फिर कर्ज ले लेंगे। लेकिन यहाँ शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में यदि तुमको घर बनाना है या बच्चों को पढ़ाना है या अदर कोई कारोबार करना है तो अलग अलग तरीके के लोन लेते हैं। तो यहाँ शहरों में ज़्यादा औपचारिक क्षेत्रों से लोन लेते हैं, जैसे बैंकों से लोन ज़्यादा लोग लेते हैं, साहूकारों के चंगुल में कम फंसते हैं। यही सब यहाँ आगे जो चार्ट है उसमें दिखाया गया है। इन सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत तो अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल, मतलब ग्रामीण परिवारों में ये विकसित है, केवल 50% पूरा कर पाते हैं, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए गए उदार और आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। तो कितना बार एक ही चीज पढ़ाएगा कि जो अनौपचारिक क्षेत्र से ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा होता है, औपचारिक क्षेत्र से तो वाजिब है कि क्या होगा, कम होगा। आय बढ़ाने का काम कर बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोतों से निर्भरता घटे। तो गांव में अनौपचारिक क्षेत्र से जो ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, जान पहचान इधर उधर से लेते हैं, यदि औपचारिक क्षेत्र में मिलेगा तो वो क्यों लेना चाहेंगे, यही सब बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब बात लिखा हुआ है। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बैंक पास जाएगा, गरीब आदमी 50 गो कागज मांगेगा, उसके पास है ही नहीं है तो कहाँ से कागज देगा, कागज नहीं देगा तो लोन नहीं मिलेगा, तो बेचारा कहाँ जाएगा, फिर अनौपचारिक वाला पास चल जाएगा, भैया दादा करेगा, वो दे देगा लोन, लेकिन उसके बाद वसूलेगा भी बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक देख सकते हैं, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धनों का स्वयं सहायता समूह क्या है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो अनौपचारिक स्रोत है, जो लोगों से वो कर्ज लेते हैं, किस तरीके से फिर उसके बाद वो प्रताड़ित भी होते हैं, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं,
अब मैंने आपको बताया था ना कैसे, जो मान लो कि किसी से लोन लिया, कर्ज लिया, अब वो उस पर चढ़ जाएगा धर के कि दे हमारा पैसा, नहीं देगा तो तुम्हारा ये ले लेंगे वो ले लेंगे, 50 तरीके का झंझट। तो यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है कि निर्धन स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से फिर वो बैंकों के द्वारा कर्ज लेते हैं। तो वही ये बता रहा है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, जहां कहीं मौजूद भी है बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है, क्या बोले असंभव है। समझ लीजिए कि जो गरीब है, मजदूर है, उनको यदि कर्ज की आवश्यकता है और बैंक से कर्ज लेने जाएंगे, कोई हाल में उनको नहीं मिलना है, तो अब ये क्या करें, क्या करें, कोई और उपाय है? तो और जो अनौपचारिक क्षेत्र है वहां से लेते हैं, तो क्या उनको छोड़ के कोई और उपाय है? वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा कि बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों को ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज ले लेते हैं साहूकार से। तो यही सब लिखा हुआ है, जो कि 50 बार मैंने बता दिया कि साहूकार से ऋण लेने जाइएगा तो कोई ऋणाधार का जरूरी नहीं है, वो ऐसे मुंह देख के आपको दे देगा, लेकिन फिर मुंह देख के देगा और मुंह फिर बाद में तोड़ने भी लगेगा, दोनों काम करता है। महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखेगा, एकदम आसमान छुआ के रखेगा। मैंने बताया ना कि 5% ब्याज दर पे, 8% ब्याज दर पे मान लीजिए सालाना बैंक आपको लोन दे रहा है, तो महाजन क्या 8% के ब्याज दर से महीनवारी आपसे ले लेगा। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को क्या करता है, बहुत तंग करता है। पहले तो लोन दे देगा, उसके बाद उसको धर के परेशान करना शुरू कर देगा। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह के संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या होंगे, जैसे बोल रहा है कि विशेष स्वयं सहायता समूह बनाएगा। स्वयं सहायता समूह में जैसे कि 15-25 सदस्य होंगे, जो अपना कुछ कुछ पैसा क्या करेगा, जमा करेगा और उसी को फिर बैंक में डिपॉजिट करके वहां से क्या करेगा, लोन ले लेगा, बड़ा लोन लेगा और उसको फिर बांटेगा। यही वाला बात कह रहा है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होंगे जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति 25 से लेकर 100 रुपया से अधिक हो सकता है बचत करेंगे। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्ज पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। तो यही बोल रहा है, पहले पैसा जमा करेगा और सदस्य अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से, जैसे बहुत छोटे छोटे कर्ज समूह होते हैं उनसे भी कर्ज ले। बैंक ही सिर्फ कर्ज नहीं दे रहा है, बहुत सारे अलग समूह भी हैं, वह भी क्या कर रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो समिति बन रहा है, जो छोटा सा ग्रुप बन रहा है, वे छोटे छोटे अदर जो कर्ज देने वाले समूह है उनसे कर्ज लेगा और इसका सदस्य को देगा, और इसका जो सदस्य कर्ज है वो क्या करेगा, कम ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो ये साहूकार जो ज्यादा ब्याज दर लेता है उससे क्या है, बहुत कम होगा और उसको काफी फायदा हो जाएगा। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह, यदि समूह के पास ज्यादा पैसा हो गया तो डायरेक्ट बैंक से भी ले लेगा, ठीक है। तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। अब जो समूह बना था, छोटा सा समूह बना था, या तो वो कहां से लोन लेता है, या तो वो छोटे कर्ज समूह से लोन ले लेता है, या ढेरे पैसा हो गया तो बैंक से जाके लोन ले लेगा। और बैंक से लोन लेगा तो बैंक का लोन किसके नाम पे होगा, एक व्यक्ति के नाम पे नहीं होगा, बल्कि जो समूह लोन ले रहा है उसके नाम पे होगा। और फिर उस समूह के जो सदस्य हैं वे उस लोन का उपभोग करेंगे। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिया जाता है। समझ में आ गया कि ये जो छोटा सा समूह बना था
यह जो समूह है जिससे हम लोग बोलेंगे स्वयं सहायता समूह, इसमें कुछ सदस्य मिला, कुछ पैसा जमा किया, कुछ पैसा जमा करके सीधे अब ये जो समूह है या तो छोटे छोटे जगहों से लोन लेगा या सीधे बैंक से लोन लेगा। बड़ा जब समूह में कुछ हो जाएगा, दम खम हो जाएगा, तो बैंक से सीधे लोन ले लेगा और बैंक से लोन लेके फिर उसके समूह के जो सदस्य हैं उन्हीं को फायदा पहुंचाएगा। तो यही इस पे यहाँ पर बताया गया है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य लेंगे। तो समूह का जो सदस्य है वही सारा निर्णय इसमें लेगा, बचत का या फिर पैसा तो समूह को ही देना, क्योंकि समूह के नाम पर कर्ज निकाल रहा है बैंक से। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। जैसे मैंने बताया, इस ऋण को लौटाने की जिम्मेवारी भी समूह का होगा। अरे समूह के नाम पे लोन है तो समूह ही तो इसको लौटाएगा। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर लेते हैं। तो मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है बेचारा, उसको औकात ही नहीं है कि कहीं से ऋण भी ले या कोई उसको ऋण दे, कोई उसको उधारी दे, कोई उधारी देने को तैयार नहीं है। तो फिर यदि वो इन सहायता समूहों से जुड़ता है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि उसको लोन आसानी से मिल जाएगा। ये जो सहायता समूह जो है, स्वयं सहायता समूह जो लोन ले रहे हैं, वह लोन में से इसमें इसको हिस्सेदारी देंगे और साथ ही साथ ये जब नहीं भर पाएगा तो भी इसमें उसका मदद करेंगे। तो ये इसको फायदा हो जाएगा। यदि उसके पास कोई ऋणाधार नहीं होता, तो ऋणाधार नहीं है तो वो क्या करेगा? स्वयं सहायता समूह से जुड़ेगा तो उसको वहां पर बहुत फायदा होगा, ऋण आसानी से मिल जाएगा। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों का आम मंच मिलता है। तो इसका फायदा क्या क्या है, यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि स्वयं सहायता समूह से क्या फायदा है। तो देखो, यहाँ कर्ज आसानी से मिल जा रहा है। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बिना यहाँ पर कोई भी ऋणाधार के ही कर्ज मिल रहा है। लोग आपस में जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर ब्याज दर उचित दर पर मिल जा रहा है उसको। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद कर रहा है। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। यही सब चीज़ तुमको यहाँ पर एग्जाम में लिख देना होगा। यही सब यहाँ इसका फायदा है, तो यही सब लिखना है। अब यहाँ देखोगे सारांश दिया हुआ है, तो पूरा बुक पढ़ लिए तो सारांश पढ़ने का क्या बात है। तो बच्चों, यदि तुम हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या क्या पढ़ना है तुम कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।